आज हम लोग बात करेंगे अरस्तु की। देखिए, आपको मैंने पिछली क्लासेस में जो बताया था, अगर आपको याद हो तो सुकरात, ठीक है, एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उनके जो शिष्य या डिसिपल थे वो कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के जो शिष्य थे वो अरस्तु थे, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि यही जो अरस्तु है, इन्हें हम क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं, ठीक। तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इनके गुरु कौन है? प्लेटो। और उनके गुरु कौन है? तो सुकरात है, ठीक है। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और अरस्तु के एक महान शिष्य थे, अलेक्जेंडर या सिकंदर हुआ करते थे। अब ये जो अरिस्टोटल हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं, इथिक्स के अलावा भी। तो थोड़ा सा हम बात करें कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दो जगत वर्गीकरण, तो इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में बांटा था वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को। इसके अलावा ये क्या है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी है, ठीक है। ग्रीक फिलोसोफर तो हैं ये, ग्रीक, ठीक है, यानी यूनानी दार्शनिक है ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वास्तविक विचारक के रूप में जाने जाते हैं, मतलब व्यवहारवादी हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। जैसे आप लोगों को अगर थोड़ा भी याद हो कि जब आपने अरस्तु से पहले प्लेटो को पढ़ा था, तो उनका दर्शन ना वास्तविकता से थोड़ा दूर था, या कहें उतना व्यवहारवादी प्रैक्टिकल फॉर्म वाला उनका, ठीक है, फिलोसफी या दर्शन नहीं हुआ करता था। लेकिन ये अपने गुरु से थोड़े से भिन्न है, मतलब प्लेटो से कुछ डिफरेंसेस इनके होंगे जो इनके और प्लेटो के बीच में अंतर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये व्यवहारवाद को ज्यादा महत्व देंगे, वास्तविकता को ज्यादा महत्व देंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब याद करिए कि प्लेटो के कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे, वर्च्यू क्या थी? सद्गुण। तो प्लेटो के जो 4 सद्गुण थे, ऐसे ही इनके भी सद्गुण हैं, ठीक है। कोई बता सकता है मुझे कि अरस्तु के सद्गुण क्या है? ऐसे चलो प्लेटो के ही बता दो। प्लेटो के 4 सद्गुण थे, गुण थे उनके कुछ, क्या क्या थे गुण? अब तो समय हो गया, बताना पड़ेगा। इसको बंद करो, इसे चालू करते हैं थोड़ी देर। तो बताएं जरा आप लोग, ठीक है। एक तो अरस्तु का दार्शनिक, सॉरी दार्शनिक बोल रहा हूं मैं, अरस्तु का एक आपका, ठीक है, दासता का सिद्धांत, दार्शनिक बोल दिया था मैंने, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके कारण का सिद्धांत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 इनके सद्गुण जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य इनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशासन में योगदान इनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि अरस्तु और प्लेटो के बीच में तुलना, कि किस तरीके की विचारधारा जो है वो रखते थे। तो थोड़ा सा पहले मैं अरस्तु पे बात करता हूँ, जैसे आप लोग समझ गए होंगे कि व्यवहारवादी हैं। फिर हम इसके बाद बात करेंगे पहले इन दोनों की तुलना पे, फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, जिससे थोड़ा सा आपका प्लेटो भी रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले 384 में अरस्तु का जन्म होता है, ठीक है। तो 384 ईसा पूर्व में एथेंस में इनका जन्म हुआ। ये यूनान के महान दार्शनिक और विचारक थे, तथ्यपरक है, जमीनी है, और व्यवहारिक विचारक के रूप में बात करते हैं। तथ्यों की बात करेंगे, जमीनी स्तर पर बात करेंगे, और कैसे प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ फिलोसोफर के रूप में है कि ये बिल्कुल व्यवहारिक बात करते हैं, ठीक है। इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की बुक है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है कि पॉलिटिक्स किसकी बुक है, तो अरस्तु की बुक है। अभी जो मैं आपसे पूछ रहा था कि 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या हैं, सद्गुण क्या है, या वर्च्यूज क्या है, तो अरस्तु के जो वर्च्यूज हैं वो बेटा विवेक, न्याय, साहस और संयम, ये 4 आपके किसके सद्गुण हैं? तो प्रूडेंस या विजडम, ठीक है, जस्टिस, करेज और टेम्परेंस। आपको अच्छा गौर करो, अगर आप प्रूडेंस को विजडम बोल दो तो ये किसका हो जाएगा? प्लेटो का।
वो एक अलग बात है कि प्रूडेंस और विजडम की मीनिंग एक ही है, क्योंकि दोनों का अर्थ तो विवेक ही होता है। ठीक है, तो विवेक, न्याय, साहस और संयम। तो विवेक, न्याय, साहस, संयम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। अरस्तु के 4 वर्च्यूज या सद्गुण हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। किसके हैं ये? अरस्तु के। अगर आप इस प्रूडेंस की जगह विजडम कर दोगे, ठीक है, तो वो किसके हो जाएंगे? यही तो प्लेटो में पढ़ा है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। फिर टेक्स्ट या रचनाओं की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ एनिमल, मेटेरोलॉजी, यूडेमस, ये पूछी गई है बेटा। यूडेमस किसकी है? तो अरस्तु की है। रोटरिक और पोएटिक्स, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक, इनके कार्य की हम बात करें तो अरस्तु के जो राज्य से संबंधित कार्य हैं, तो इन्होंने बड़े प्यार से बोला है कि एक तो वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स होना चाहिए, नागरिकों का कल्याण की बात की इन्होंने। दूसरी, अच्छाई को प्रमोट करो, कि भाई जो भी बेटरमेंट है उसको आपको प्रमोट करना चाहिए, और सर्वोत्तम गुणों के विकास पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो इन्होंने क्या बात की राज्य के बारे में? तो राज्य के कार्य हैं क्या? आगे चल के हम इस पे और डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि ये कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। आज के हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या डीपीएसपी जो है, उन्हीं से अगर हम इस चीज की तुलना करें अरस्तु के राज्य के, ठीक है, तो अरस्तु के राज्य की जो कार्य है, एक वेलफेयर ऑफ स्टेट। आज का अगर हम आज पॉलिटी में बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ भारतीय संविधान में पार्ट 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो किस तरीके की राज्य की बात करता है? वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की बात करता है। तो ये जो इनका वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य है जिसकी ये बात करते हैं, अब हम अरस्तु पे आते हैं। तो राज्य का उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण करना, कल्याणकारी राज्य। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नागरिकों का कल्याण। भाई सिटीजन से ही कल्याण करेंगे तो क्या हो रहा है? वेलफेयर ऑफ सिटीजन। फिर अच्छाई को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसके अलावा सर्वोत्तम गुणों के विकास की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट क्वालिटीज की ये बात करते हैं। इससे हमें थोड़ी डिटेल में बात करनी है बेटा अरस्तु के पक्ष में। ठीक है, तो दासता के पक्ष में अरस्तु के विचार। तो ये दासता जो है ना, इन्होंने कैसे कहा कि ये स्वाभाविक है, समाज उपयोगी है, नैतिक है और स्वामी का अंग है। लेकिन याद रखिएगा, ये समाज उपयोगी जरूर है, लेकिन अरस्तु दासता के सिद्धांत का विरोध करते हैं या इसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि जो व्यवहारिक होगा वो दासता की चीजों को ज्यादा स्वीकार तो करेगा नहीं। तो इस बात पे अपन आगे बात करेंगे। अब पहले हमने आपसे क्या कहा था कि इनकी तुलना कर लेते हैं अरस्तु और प्लेटो की, फिर बात करेंगे। थोड़ा रिव्यू हो जाएगा आप लोगों का। देखिए, प्लेटो फिलोसफी या दर्शन की बात करें तो प्लेटो कैसे थे? आदर्शवादी, आइडियलिज्म की बात कर रहे थे। जबकि कैसे? यथार्थवादी, रियलिज्म की बात करेंगे, वास्तविक हैं, व्यवहारिक हैं, तर्कवादी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान का स्रोत क्या है? तो तर्क और आदर्शों की दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है इनका। जबकि ये किसकी बात करते हैं अरस्तु? अनुभव की और इंद्रियों की। ये तो दूसरी दुनिया की बात कर रहे थे, निमित्त। ठीक है ना? तो तर्क और आदर्शों की दुनिया में रह रहे हैं, ये अनुभव और इंद्रियों पर आधारित है। सत्ता का दृष्टिकोण तो आपको मैंने बताया था कि इनका दृष्टिकोण क्या था? फिलोसोफर किंग या दार्शनिक राजा का सिद्धांत है इनका। जबकि ये राज्य नैतिकता और व्यवहारिकता पर आधारित होना चाहिए। तो इनने क्या कहा है कि राज्य जो है वो किस पर? नैतिकता और व्यवहारिकता पे। तो राज्य किस पर? मोरालिटी और प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड होना चाहिए। फिलोसोफर किंग जैसी बात नहीं की है, ध्यान रखिएगा। किसने? अरिस्टोटल या अरस्तु ने। न्याय की अवधारणा की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, तो न्याय का हर व्यक्ति का सही कार्य करना है। और ये क्या कहते हैं कि न्याय समानता और अनुपात पर आधारित है। ठीक है, तो न्याय किस पर आधारित है? समानता पर और प्रोपोर्शन या अनुपात पर आधारित है। राज्य का उद्देश्य नैतिक और आदर्श समाज की स्थापना है। इनके राज्य का उद्देश्य क्या है? प्लेटो के, कि नैतिक राज्य हो, आदर्श समाज हो। ये कहते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई सुनिश्चित करो। तो इंडिविजुअल होनी चाहिए और सोशल जो भलाई है वो सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। विज्ञान का दृष्टिकोण, विज्ञान पे तो बात ही नहीं करते।
तो विज्ञान पर कम ध्यान है, दर्शन केंद्रित है। ये प्राकृतिक विज्ञान और प्रायोगिक अध्ययन पर जोर देते हैं। तो ये एक तो नेचुरल साइंस पे बात करेंगे, प्रैक्टिकल स्टडी पे बात करेंगे अरस्तु। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप अरस्तु पे आए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो इन चीज को थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में रखिएगा। और डिफरेंस आएगा तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत कम लोग हैं अगर ऐसे पढ़ के नहीं जाएंगे तो इसमें आंसर लिख नहीं सकते आप, क्योंकि क्या होगा, आप भूल ही जाएंगे कौन क्या बात कर रहा है। वैसे दर्शन तो दर्शन होता है, इस दुनिया की बात करते कहाँ है वो। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और आदर्श ज्ञान प्राप्त करना। ये क्या कह रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक जीवन और नैतिकता में कुशल बनना है। ठीक है, तो कला को ये भ्रामक मानते हैं, सत्य से दूर करती है। कला को सीखने और नैतिकता का माध्यम मानते हैं कि भाई अगर आप कोई आर्ट सीख रहे हैं तो ये क्या है, सीखने और नैतिकता का माध्यम। दृष्टिकोण का आधार क्या है इनका, आदर्शवादी है, काल्पनिक और सैद्धांतिक। मतलब सिद्धांतों में बात ज्यादा कर रहे हैं लेकिन व्यवहारिक नहीं है। इनका कैसा था, यथार्थवादी रियलिज्म की तरफ था। व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है और एनालिटिकल है, यानी विश्लेषणात्मक है। तो दोनों में आप बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे कि गुरुजी जो है वो आदर्शवादी हैं बहुत, यानी कौन, अरस्तु के गुरुजी। ठीक है, काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, जिससे थोड़ा इंटेलिजेंट हो गए। ठीक है, अब जैसे आप लोग अपग्रेड हो रहे हो ना, तो मुझसे थोड़ा इंटेलिजेंट ही हो गए, मतलब सीधी सी बात है वो तो आगे चल के। तो यथार्थवादी, व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक बात करेंगे। कला को सीखने की बात करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक और नैतिकता की बात करेंगे। इनका विज्ञान पर या साइंस पर फोकस नहीं था, ये प्राकृतिक विज्ञान और प्रैक्टिकल स्टडी पे बात करेंगे। ये नैतिक और आदर्शों में ही जी रहे हैं। ये व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई की बात करेंगे। न्याय की अवधारणा, हर व्यक्ति का सही कार्य करना इन्हें न्याय बताया, जबकि न्याय यहाँ क्या कह रहे हैं, समानता और अनुपात पर आधारित है। इनका सिद्धांत सत्ता का दृष्टिकोण क्या है इनका, तो भाई सत्ता जो है इनका दार्शनिक राजा या फिलोसोफर किंग है। जबकि अगर हम अरस्तु की बात करें तो नैतिकता की बात करते हैं, व्यवहारिकता की बात करते हैं। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये मोरालिटी पे बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी पे बात कर रहे हैं, वर्तमान स्थितियों पे बात कर रहे हैं, सिर्फ आदर्शवाद की बात नहीं कर रहे हैं। तर्क और आदर्शों की दुनिया में थे गुरुजी। ये अनुभव और इंद्रियों पर आधारित है, क्योंकि वो है ही आइडियलिज्म वाले, आदर्श वाले। और ये कैसे हैं, रियलिज्म या कैसे है, समझ में आ रही है ना, यथार्थवादी है। तो अगर आपसे डिफरेंस आता है तो एक होगा व्यू पॉइंट ऑफ फिलोसफी, एक होगा नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, एक होगा व्यू पॉइंट ऑफ पावर, एक होगा जस्टिस, एक होगा आपका राज्य की, ठीक है ना, परिस्थिति या उद्देश्य। फिर विज्ञान पर दृष्टिकोण, शिक्षा, कला और दृष्टिकोण का आधार। तो इतनी चीजों पे आपको ये डिफरेंस बताना। अब अच्छी चीज ये है कि अगर आप ये वाला क्वेश्चन समझ गए, मान लो सीधे आपसे प्लेटो आते हैं, तो वो जो दुनियादारी आपने पढ़ी थी, अगर मान लो आपको उतनी याद नहीं भी रहती है तो अब अच्छा, अंतर वाले क्वेश्चन सबसे अच्छी मानता हूं मैं, कि जो तुलनात्मक स्टडी होती है, अगर आपने तुलनात्मक कर ली तो आप कुछ ना कुछ तो आप धतूरा जला के आ ही जाओगे, और वो गलत नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट होंगे। तो प्लेटो आइडियलिज्म या आदर्शवादी हैं, अरस्तु रियलिज्म या कैसे हैं, यथार्थवादी हैं। ज्ञान की बात करें तो ये तर्कों और आदर्शों की दुनिया में है, ये अनुभव की बात करते हैं। सत्ता या पावर की बात करें तो प्लेटो दार्शनिक राजा वाले हैं, ये नैतिकता और व्यवहारिकता पर है। उनका न्याय हर व्यक्ति का सही कार्य करना है उनके अनुसार। लेकिन ये समानता और अनुपात की बात करते हैं, ये आदर्श समाज और नैतिक की बात करते हैं, ये व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई की बात करते हैं। विज्ञान पर उन्होंने बिल्कुल फोकस नहीं किया या कम ध्यान दिया। ये प्राकृतिक विज्ञान और प्रायोगिक अध्ययन पे। शिक्षा का उद्देश्य ने कहा आत्मा की उन्नति। अब भैया आत्मा तो समझ में आए व्यक्तियों को तब तो उन्नति करेगा, अगर इसका ज्ञान प्राप्त करना है। व्यवहारिक और नैतिक में बात करते हैं। कला, आर्ट पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, ये सीखने और नैतिकता का महत्व मानते हैं। दृष्टिकोण या अप्रोच की बात करते हैं तो इनका आइडियलिज्म यानी आदर्शवादी है, काल्पनिक है और सैद्धांतिक। जबकि इनका यथार्थवादी रियलिज्म वाला है, प्रैक्टिकल है और एनालिटिकल। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके की बात कर रहे हैं। तो प्लेटो आदर्शवादी दृष्टिकोण रखते थे, जबकि अरस्तु ने व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। सोचो ना, फादर ऑफ बायोलॉजी है, क्यों नहीं विज्ञान की बात करें। प्राकृतिक विज्ञान है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, दोनों के विचार और आज भी दर्शन और राजनीति में प्रासंगिक है। लेकिन प्लेटो गुरुजी को समझना डिफिकल्ट है भाई, ये आप लास्ट क्लास में समझ चुके होंगे कि प्लेटो जो है थोड़े से
मतलब क्योंकि अब बहुत ज्यादा आप काल्पनिक बातें करेंगे तो उन्हें व्यवहारिकता में जब समझने की कोशिश करते हैं तो वो दिखाई नहीं देती हैं आपको, तो समस्या क्रिएट होती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ पूछना है तो पहले बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बात करें। ठीक है, अब देखिए आपने जो ऊपर पढ़ा उसी पे हम बात करते हैं। तो अरस्तु कौन है सबसे पहले, और उनके मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या है। तो अरस्तु प्राचीन, ठीक है, ग्रीस के, ठीक है, यानी यूनानी महान दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। वे प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु थे। उन्होंने ज्ञान के लगभग हर क्षेत्र में योगदान दिया। मतलब मैं अरस्तु से सच में इम्प्रेस हूँ। ऐसा मतलब मैंने अरस्तु को बहुत पढ़ा था एक बार। इतने सारे क्षेत्र हैं, अरस्तु खत्म नहीं होते हैं क्षेत्र, ऐसा लगता है कि कम है, अरस्तु को ज्ञान बहुत था। मतलब एक तरफ पैरेलली सोचो कि वो दर्शन में भी महान व्यक्ति हो, फिलोसफी में भी हो, दूसरी तरफ वो फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी है। अब क्लासिफिकेशन से तो वैसे दुनिया दूर भागती है। तो उस समय जब कुछ नहीं था तब भी उन्होंने एनिमल और प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करके दिखा दी। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है, जैसे तर्कशास्त्र, राजनीतिक, नैतिकता, कला और विज्ञान, उनके विचारों ने पश्चिमी दार्शनिक परंपरा की नींव रखी थी। तो क्या किया इन्होंने, लेड द फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। अब इनके कुछ सिद्धांत हैं, डायरेक्ट भी आपसे आ जाए तो ये भी काम आएगा आपको इसमें। एक है इनका, ठीक है, न्याय का सिद्धांत। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अरस्तु ने न्याय को समानता और योग्यता आधार पर, याद है क्या बोल रहे थे, समानता और आनुपातिक की बात कर रहे थे। तो कैसा माना, न्याय को समानता और योग्यता के आधार पर परिभाषित किया है। तो अरिस्टोटल डिफाइन जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड मेरिट या क्वालिफिकेशन, कि भाई जो न्याय है वो एक तो समानता स्थापित करने वाला होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे कोई तो योग्यता हो, कोई तो क्वालिफिकेशन हो, कोई तो मेरिट हो। तो योग्यता के आधार पर परिभाषित किया है। एक है इनका स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन। उन्होंने कहा कि नैतिकता अतियों से बचते हुए मध्यम मार्ग अपनाने में है। अच्छा, गुरुजी से बहुत शिक्षा ली होगी इनने। एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। खूब लिया, लेकिन गुरुजी व्यवहार में दिखते नहीं। पढ़ पढ़ के परेशान हो गए होंगे ये अपने प्लेटो से। फिर उन्हें लगा होगा ये तो भैया एक्सट्रीम लेवल पे बात करते हैं, ठीक है, जमीन की कोई बात ही नहीं होती। तो इनने कहा एक काम करते हैं, अपन मध्यम मार्ग अपना लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने, अब देखो मध्यम मार्ग को अगर आप देखोगे किसने भी अपनाया था, महात्मा बुद्ध ने भी अपनाया मध्यम मार्ग को। बस महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग को मिडिल पाथ कह देते हैं। इनका जो स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत है ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन कहलाता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्होंने क्या कहा कि नैतिकता अतियों से बचते हुए हमें मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। ठीक है, कारणवाद की बात करें तो उनका मानना था कि हर घटना के 4 कारण होते हैं, भौतिक, औपचारिक, प्रगट और अंतिम। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेन से पूछा गया है कि अरस्तु के 4 कारण, अभी अलग से भी मैं एक बार और डिटेल में आपको बता दूंगा। तो ये वही 4 कारण है इनके, भौतिक कारण यानी मटेरियल कॉज है, औपचारिक कारण फॉर्मल है जो प्रकट हो जाए, ठीक है, और एक होता है अंतिम या लास्ट या फाइनल कॉज। तो इन्होंने 4 कारण जो है वो बताए हैं। तो क्या क्या हो गया, एक हो गया थ्योरी ऑफ जस्टिस या प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, एक हो गया प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन, और एक क्या हो गया इनका कारणतावाद का सिद्धांत। तो आपको ध्यान रखना है, अरस्तु के विचार आज भी दर्शन, विज्ञान और शिक्षा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके सिद्धांत तर्क और ज्ञान के व्यवस्थित अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, ये जो मैं आपको बोल रहा था कि इनका दास्ता वाला सिद्धांत, अब समझिए। अरस्तु की पुस्तक वही पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिक्स के पहले पार्ट में इन्होंने बेटा दास्ता या सिलेबरी संबंधी जो विचार थे उनको इन्होंने बताया है। तो अब उनके विचार, अब बहुत बढ़िया है ये। अगर आज आपको मतलब राजनेताओं से थोड़ा अपने आप को बचाना है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करनी है, तो इनके ये विचार आप समझ सकते हो कि अगर ये नहीं हो रहा है तो मतलब हम भी दास हैं। तो उसको इस रूप में समझने की जरूरत है। क्या कहते हैं, दास वह है जिसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता,
जैसे किसी के भी फॉलोअर हो आप, वो जो बोले बोले तो बोले ना, बोले सो निहाल। अरे भाई कोई सिख गुरु थोड़ी है कि जो महान व्यक्तित्व हैं जिनकी बात आपने कह दी और मान लिया आपने। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि दास कौन है? जिसका स्वयं का कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता। नेताजी आए और जो बोला चार पूरी और 100-200 रुपए के लिए आप अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे हो। जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपना भी नहीं बल्कि दूसरे का है, भाई अपनी प्रकृति से आप खुद के नहीं, किसके हो? दूसरे के हो, फिर भी वह मनुष्य है, तो उसे क्या कहा? बोले तो आप दास हो। आप अपनी प्रकृति से अपने नहीं हो, किसके हो? दूसरे के हो, तो भी आप क्या हो? दास हो। जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है वो भी क्या है? दास है। और बड़ी बात नहीं है, दास को मनुष्य की श्रेणी में न रखकर उपकरणों की श्रेणी में रखा है, क्योंकि उसको तो बोला जाओ ये कर दो, उपकरण है वो तो इंस्ट्रूमेंट है, जाओ भाई कर देगा, तो उपकरणों की श्रेणी में रखा। दास को संपत्ति का सजीव उपकरण माना गया है कि भैया जो सजीव उपकरण है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसका सजीव उपकरण अगर आपको कोई दिखाई देगा, जैसे स्विच किया आपने चालू, फैन चालू हो गया, फैन कभी नहीं कहेगा नहीं नहीं आज नहीं होंगे हम चालू, ठीक है। तो सजीव उपकरण के रूप में उन्होंने माना। अरस्तु के अनुसार यदि दास में विवेक का गुण आ जाए तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। बोले अगर इसमें विजडम आ गया, ठीक है, प्रूडेंस आ गया, तो अब इसको मुक्त कर दो, क्योंकि पहली बात क्या थी? स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, खुद की कोई प्रकृति नहीं है, दूसरे का भाई, अब जिसके अंदर बुद्धिमत्ता नहीं है ना इस तरीके से, वही दास है। तो बोले अगर इसके अंदर विवेक का गुण आ गया तो उसको मुक्त कर दो, क्योंकि अब ये दास के लायक ही नहीं बचा। दास से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य लेना चाहिए, तो दास में जो भी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप उससे कार्य ले लो। स्वामी को दास के प्रति पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। थोड़ी अच्छी बात की है उन्होंने कि भैया जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं, कोई दिमाग नहीं लगा रहा, आप जो बोलो वही करेगा, तो उसके प्रति आपका अच्छा, उसको दिमाग आ जाए तो बोले छोड़ दो उसे, अब दास नहीं है, ठीक है, नहीं तो मालिक को निपटा देगा वो। तो दास के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? पुत्रवत व्यवहार होना चाहिए। आलोचना। अच्छा, इस बात से आप ये मत सोचना कि इन्होंने स्लेव सिस्टम या दास व्यवस्था जो है, दास को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, नहीं। इनकी क्या खुद बोलते हैं, दास प्रथा अप्राकृतिक है, तो स्लेवरी इज अननेचुरल। दास प्रथा अलोकतांत्रिक है, दास प्रथा मानवता विरोधी है। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार अव्यवहारिक है, जिन्हें वर्तमान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में महत्व नहीं दिया जा सकता। तो भैया इन्हें आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देगी। उनने जो बोला है वो अपन ने पढ़ दिया, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है कि इसको आज की सिस्टम में आपको लागू नहीं, क्योंकि दास प्रथा ही समाप्त हो चुकी है। और ज्यादा कंक्लूजन ऐड करना हो तो क्या कर सकते हो निष्कर्ष में? वर्तमान में भारत में दास प्रथा निषेध अधिनियम के माध्यम से दास प्रथा को पूरे तरीके से समाप्त किया जा सकता। और इवन क्या है, आप देखिए अंग्रेजों के समय ही आ गई थी। हाँ, कब आया था दास प्रथा निषेध अधिनियम? हाँ जी, क्या अभी क्या बोले थे पिछले? बस धारा 5, ठीक है, चलो स्लेव वो तो याद हो गई, अच्छी बात। ईयर क्या है? अच्छा, किसके समय हुआ था दास प्रथा की समाप्ति? एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। देखो, एक तो अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था, उनको करो एक तरफ, वो तो मुगल में बहुत पहले की कहानी है। अच्छा, बताना चाहो तो वो भी आप बता सकते हो कि अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ जी, बता दो प्लीज, जल्दी बताओ। और हम आपको पहले भी सबको बोल चुके हैं कि भाई दास प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीर्थ यात्रा कर बहुत इंपॉर्टेंट है, जजिया कर समाप्त किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1562, दो दास, 70 नहीं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 10 साल या 100 साल बहुत आराम से बढ़ेंगे। 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था अकबर ने, और एलन बरो ने 1843 में। कब?
1843 में इसको समाप्त किया था। और ऐसे सोच लो एलन बरो का टेन्योर ही कब से कब तक है। अच्छा ये फिर नहीं याद आएगा हमें, बोले कहाँ से याद है याद। तो एलन बरो जो थे इन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था 1843 में, और सेक्शन था 5। वो तो आपको समझ में आ गया क्योंकि स्लेव की स्पेलिंग में 5 ही अल्फाबेट होते, SLAVE। तो सेक्शन या धारा 5 थी। और कब का था तो 1845 1843 का एक्ट था दास प्रथा को समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि भाई वर्तमान भारत में दास प्रथा को पूरे तरीके से समाप्त किया जा सकता है। और ब्रैकेट में जाओ तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में एलन बरो के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे चले। अरस्तु बाबा के भाई पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं। इनके राजनीतिक विचार बहुत महत्वपूर्ण। पॉलिटिकल थॉट को भी आप दास्ता की तरह अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यूनान के महान दार्शनिक राजनीति शास्त्र के जनक हैं ये। इन्होंने अपने ग्रंथ राजनीति में राज्य, समाज और शासन की मूलभूत अवधारणाओं को परिभाषित किया है। राजनीति मतलब पॉलिटिक्स, ठीक है ना। उनके विचारों का उद्देश्य न्याय है। न्याय का उद्देश्य समानता स्थापित करना था। और नागरिकों को, राज्य का कर्तव्य क्या था, नागरिकों के अच्छे के लिए, याद है ना, नागरिकों का कल्याण, नागरिकों की भलाई के लिए कार्य करना, अच्छे को प्रोत्साहित करना। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्थापना करना था। उनके पॉलिटिकल थॉट की हम बात करें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य स्वभाव से समाज में ही रहकर अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सकता है। ये स्वाभाविक है कि हम अपने किसमें रहकर, समाज में ही रहकर अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सकते हैं। राज्य का उद्देश्य, राज्य का कार्य नागरिकों के नैतिक और भौतिक उन्नति करना है। याद करो, वेलफेयर ऑफ सिटीजन था, राज्य का कल्याण करना, सॉरी नागरिकों का कल्याण जो है वो राज्य का कार्य था। तो नैतिक और भौतिक उन्नति करना है। शासन की 3 व्यवस्थाएं, एक है राजतंत्र, मोनार्की है, एक है एरिस्टोक्रेसी, शासन तंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो आपको इनसे कोई मतलब नहीं। उन्होंने ये कहा कि उन्हें एक मिश्रित शासन को आदर्श माना है। तो अरस्तु ने क्या कहा कि जो मिक्स्ड गवर्नेंस है या मिश्रित शासन जो है वही आइडियल होता है। न्याय का सिद्धांत आप ऊपर ही पढ़े थे। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में, क्या है, न्याय समानता और योग्यता के आधार पर होना चाहिए। याद आ रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड मेरिट, इसके आधार पर होना चाहिए। स्वर्णिम माध्य याद है, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मील। तो राजनीति में संतुलन और मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। अब यही बात राजनीति पे कर दो, बताएंगे तो वही मध्यम मार्ग की बात। अरस्तु के राजनीतिक विचार आज भी न्याय संगत और कल्याणकारी शासन के लिए प्रासंगिक है। उनका दर्शन राजनीति में नैतिकता, ठीक है, और तर्कसंगतता का समावेश करता है। ठीक है, अब जैसे नागरिकता संबंधी कार्यों की अगर हम बात करें तो देखिए अपनी पुस्तक फिर से पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में नागरिकता के विचारों पे, पहले भाग में किसको बताया उन्होंने, दासता, ठीक है, स्लेवरी की बात की, पर प्रकाश डाला है। तो राज्य बाह्य दृष्टि से नागरिकों का एक समुदाय है जिसका निर्माण नागरिकों के मिलने से होता है। तो अगर हम एक्सटर्नल फीचर्स में देखेंगे तो क्या है, राज्य नागरिकों की एक कम्युनिटी है जिसका निर्माण नागरिकों के मिलने से होता है। परंतु केवल निवास करने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। क्यों कि विदेशी और दास भी तो राज्य में निवास करते हैं। भाई अगर आप यहाँ निवास कर रहे हैं इसलिए आप नागरिक नहीं है। फॉरेनर्स भी होते हैं, स्लेव भी होते हैं। नागरिकों की संतान होने से भी कोई नागरिक नहीं बन सकता कि भाई आप नागरिक की संतान थे इसलिए आप नागरिक बन गए। तो इन्होंने क्या कहा, तो योग्यता, शासन कार्यों में भाग लीजिए, व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होनी चाहिए। अब कौन नागरिक नहीं है, तो नॉट अ सिटीजन। अवकाश न होने के कारण श्रमिक नागरिक नहीं है, भाई नागरिक नहीं मान सकते आप जिनको, श्रमिकों को। विवेक न होने के कारण क्या है, दास जो है वो नागरिक नहीं है। बौद्धिक क्षमता कम होने के कारण स्त्रियां और बच्चे नागरिक नहीं है। ये थोड़ा मतलब आलोचनात्मक बिंदु है अरस्तु का। स्त्रियों और बच्चों को उन्होंने नागरिक, कम क्षमता है तो क्या कहा कि ये भी नागरिक नहीं है। धन प्राप्ति में अप्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग करने के कारण, ठीक है, तस्करी, जुआखेरी में लिप्त होने से भी व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। मतलब आप कहीं से चोरी कर रहे हो, कोई स्मगलिंग कर रहे हो, तो उनको भी उन्होंने नागरिक मानने से मना किया है। लेकिन इनकी जो नागरिकता संबंधी विचार है, अब जैसे ये वाला विचार तो बहुत बेकार है, बच्चे तक तो ठीक था, तो कैसा हो गया
अव्यवहारिक हो गया, इम्प्रैक्टिकल टाइप का है। सीमित दृष्टिकोण है, भाई इन्होंने लिमिटेड अप्रोच में बात की। धन की आवश्यकता को महत्व दिया कि भाई अगर आप पैसा अर्न कर रहे हो तो ही है, ये गलत बात है, ऐसा थोड़ी है। तो अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों को वर्तमान में विश्व के किसी भी दो देशों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, इसको आपको ध्यान रखना। ये है इनका सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो एग्जाम में कई बार आया है, अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत। इसकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, इसके उद्देश्य और कार्य पता होनी चाहिए, इसकी उत्पत्ति पता होनी चाहिए। इससे क्वेश्चंस बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है और पहले भी प्रीवियस ईयर्स में इनसे क्वेश्चंस आए हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने राज्य की फीचर्स या विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया कि राज्य कैसा है, एक प्राकृतिक संस्था है, ठीक है। नगर राज्य समाज का श्रेष्ठ संगठन है, तो जो सिटी है वो राज्य समाज का श्रेष्ठ संगठन इन्होंने बताया। राज्य कैसा होना चाहिए, डिपेंडेंट या सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, वे आत्मनिर्भर हो, एकत्व और बहुत्व की भावना हो, और राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती, मतलब व्यक्ति के पूर्व से भी राज्य विद्यमान माना है इन्होंने, ठीक है। उद्देश्य क्या है, अभी हम पढ़े थे, आगे पहले भी पढ़े कि राज्य के उद्देश्य या ड्यूटीज या फंक्शंस या कार्य क्या है। तो एक तो भलाई को प्रोत्साहन, श्रेष्ठ गुणों का, नागरिकों की भलाई, याद है आपको, नागरिकों के लिए कार्य कर रहा था, नागरिकों का कल्याण, स्वाध्याय पूर्ण शिक्षा प्रणाली, नैतिक और मानसिक शक्तियों का विकास, और जन कल्याण या लोगों का कल्याण जो है, पब्लिक वेलफेयर करना है। तो याद रखिए, अगर आप और थोड़ा जन कल्याण को ब्रीफ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि भाई नागरिकों का कल्याण, क्योंकि राज्य है तो नागरिकों की बात करेगा, तो वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स की बात कर रहा है, भलाई को प्रोत्साहित कर रहा है, अच्छे गुणों का विकास कर रहा है, स्वाध्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली की बात कर रहा है, नैतिक और मानसिक शक्तियों के विकास की बात कर रहा है, तो डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड मेंटल पावर, ठीक है। उत्पत्ति की बात करें तो व्यक्ति की प्रवृत्ति के आधार पर राज्य की पूर्णता, मानवीय आवश्यकताओं के आधार पर, राज्य के लक्ष्य के आधार पर हो सकती है, तार्किक दृष्टि से हो सकती है, और राज्य सर्वोपरि है। अगर आपसे कभी बोला जाए कि भाई राज्य की उत्पत्ति और विकास, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति मतलब निरंकुश राज्य, ठीक है, या फिर लोकतांत्रिक राज्य, राज्य की पूर्णता के आधार पर, ठीक है, मानवीय आवश्यकता के आधार पर, राज्य के लक्ष्य की भाई गोल ऑफ द स्टेट क्या है उसके आधार पर हो सकती है, तार्किक दृष्टि के आधार पर कि लॉजिकल तरीके से राज्य क्या है, ठीक है, और राज्य सर्वोपरि है, इसको इन्होंने महत्व दिया है। अब सद्गुण आप ऑलरेडी पढ़े हैं, अगर याद हो सद्गुण क्या क्या थे, बढ़िया, बस उसी पे बात करेंगे। तो यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु द्वारा सद्गुणों को महत्व दिया गया और इन्हें आनंदमय या जीवन का आवश्यक गुण माना है मनुष्य के सद्गुण विचारों के अंतर्गत। अरस्तु ने सद्गुणों को बौद्धिक और नैतिक सद्गुण में विभाजित किया है। तो इन्होंने एक तो क्या किया कि एक कैसे है, बौद्धिक है, एक आपके नैतिक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंटेलेक्चुअल और मोरल वर्च्यू में डिवाइड किया। यह वर्गीकरण आत्मा के दो पक्षों, बौद्धिक और भावनात्मक पक्ष पर आधारित है। अरस्तु ने सद्गुणों को ऐसी मानसिक अवस्था माना है जो निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण बुद्धि द्वारा निर्धारित ऐच्छिक कर्मों में व्यक्त होते हैं, ठीक है। तो अरस्तु क्या कह रहे हैं कि सद्गुण जो है बुद्धि द्वारा निर्धारित ऐच्छिक कर्मों में व्यक्त है, जबकि प्लेटो नहीं बोल रहे थे ऐसी बात कि ऐच्छिक कर्मों में नियत है, क्योंकि वो तो उसे क्या मान रहे थे कि भाई सापेक्ष और निरपेक्ष, तो सापेक्ष को तो महत्व दे ही नहीं रहे थे, याद है कुछ। सद्गुणों के संबंध में अरस्तु ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, ठीक है। तो सद्गुणों में भी इन्होंने क्या कहा कि आप मध्यम मार्ग का सिद्धांत को अपनाइए और प्रत्येक नैतिक सद्गुण दो अतिवादी दृष्टिकोण की अवस्था माना है। विशेषता क्या है, तो विवेक को प्रमुख बौद्धिक सद्गुण माना है। सद्गुण विकास हेतु सतत, मतलब आपको कंसिस्टेंटली सद्गुणों के विकास के लिए महत्व दिया। लक्षण, सद्गुण साध्य है और सद्गुण हेतु विवेक आवश्यक है, तो उन्होंने वहीं विवेक पर आ गए वो, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अरस्तु के बौद्धिक गुणों का संबंध चिंतन और सत्य की खोज से है, जबकि नैतिक सद्गुण, ठीक है, मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्तियों, संवेगों और वासनाओं को नियंत्रित करने से संबंधित है। तो क्या कह रहे हैं अरस्तु, बौद्धिक सद्गुणों का संबंध किससे है, चिंतन से है, सत्य की खोज है कि भाई आप चिंतन कीजिए, सत्य की खोज कीजिए। जबकि नैतिक सद्गुण की बात करें तो
नैसर्गिक प्रवृत्तियां क्या है, इनहेरेंट टेंडेंसीज क्या है हमारी, संवेग क्या है, वासनाएं क्या है, इनको कंट्रोल करने की बात करते हैं। ठीक है, मध्यम मार्ग पे आते हैं। अब देखिए अच्छे से समझिए, ये जो आपका गोल्डन मीन है, तो गोल्डन मीन क्या कहेगा, मतलब दो अतिवादी के बीच में ही होगा मध्यम, तो एक निम्न एक उच्च और उसके बीच में मध्यम। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। नैतिक सद्गुणों के स्वरूप और उनके अनुसार आचरण के संबंध में एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहा है। अच्छे से समझना, नैतिक सद्गुण को दो विशेष अतिवादी दृष्टिकोण की बीच की अवस्था माना। एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा यहाँ समझिए। जैसे नम्रता को अत्याधिक चापलूसी और अत्याधिक दुर्व्यवहार के बीच की स्थिति मानो। माना समझ में आ रही बात की क्या कह रहे हैं? अत्याधिक चापलूसी कर रहे हो एकदम, अब तो बहुत अच्छे हो यार, मतलब तुमसे अच्छा हो ही नहीं सकता, तुम तो मतलब क्या बोलो, तुम क्या चीज हो, मतलब भगवान ने तुम्हें एकदम अद्भुत बनाया है यार, मतलब सच में क्या बोले तुम्हारे बारे में। ठीक है, तुम ग्रेट हो, मतलब तुमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। क्या किया आपने? ये चापलूसी की। अब अत्याधिक, तुमसे कुछ नहीं होगा, भागो यहाँ से। ठीक है, बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे हो। इनके बीच में अगर हम पोलाइटनेस या नम्रता की बात करते हैं, तो ये क्या है बेसिकली? नहीं यार, आपकी बात ठीक है, आपकी बात भी अपने आप में ठीक है, बिल्कुल हम इस पर विचार करेंगे और आप से सोचेंगे। तो आपने क्या किया, पोलाइटनेस या नम्रता की बात की, तो आपने अतिवादी, एक चापलूसी करना, एक दुर्व्यवहार करना, इन दो के बीच में मध्यम मार्ग को अपनाया। तो ये उदारता, बिना सोचे समझे सब कुछ लुटा देने और कभी कुछ ना देने की मध्यवर्ती अवस्था मानी जाती है। तो उदार, और दिल खुश हो गया, ले भाई ले 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 ले। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है, सब लूटने आए हो, धनानंद बन जाए। स्थिति कैसी है, एक मिनट, ये डिस्चार्ज हो गया।
मतलब दो एक्सट्रीम लेवल पे जो आप बात करते हो, चाहे बहुत दुष्ट होने की या बहुत ज्यादा सज्जनता की, इन दोनों के बीच में वो बात करेंगे। तो अच्छा सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है कि भाई दो विशेष या अतिवादी दृष्टिकोण के बीच है चापलूसी, और दुर्व्यवहार के बीच क्या, नम्रता। ठीक है, उदारता किनके बीच, सब कुछ लौटा देने और कुछ ना देने के बीच में। उद्दंडता और कायरता के बीच में करेज या साहस को इन्होंने महत्व दिया। और मध्यवर्ती अवस्था का निर्धारण किससे कर रहे हैं? ठीक है, तो किसी कर्म की मध्यवर्ती में परिस्थितियों का ध्यान रखना है। अब परिस्थितियों को हम समझेंगे कैसे, तो उसके लिए बुद्धि आवश्यक है। और मध्यवर्ती स्थिति में क्या, अंतर्ज्ञान, बुद्धिमत्ता और नैतिक सद्गुण के अभ्यास से ही इसको पाया जा सकता है या इस मार्ग पर चला जा सकता है। आलोचना की बात करें तो क्रिटिकल एनालिसिस कैसा है, कर्मों की मध्यवर्ती अवस्था संभव नहीं है। भाई कैसे समझ में आएगा कि ये मध्यवर्ती अवस्था है? दूसरी बात, सभी पर्सन्स के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए ये मध्यवर्ती अवस्था या गोल्डन मीन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती, डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। और व्यवहारिक रूप से इस सिद्धांत का पालन करना सामान्य जनता या नॉर्मल पर्सन्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये हो जाता है आपका मध्यम मार्ग का सिद्धांत। ठीक, अब बात करते हैं आदर्श राज्य की अवधारणा। तो इनकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट है उसमें इन्होंने किन किन बातों को बताया है। तो सबसे पहले तो प्लेटो से ही प्रेरित थे, क्योंकि उनका भी राज्य था, इनका भी राज्य है। लेकिन इनने बढ़िया बढ़िया बातें की हैं, जैसे इन्होंने विधि की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात की। ठीक है, वो कानून वानून की बात नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग ही दुनिया की बात कर रहे थे। ये क्या कह रहे हैं, शासन। ठीक है, तो व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि के शासन को महत्व दिया। ठीक है, यानी रूल ऑफ लॉ की बात की, क्योंकि विधि सबके प्रति समान व्यवहार रखती है। अगर आप देखोगे ना तो अरस्तु का यही सिद्धांत रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन। थोड़ा बात करें पानी पी के, बताएं आप लोग रूल ऑफ लॉ। क्या है रूल ऑफ लॉ? अब तो बताओ, जो याद है वो बताओ, जो आता है वो बताओ। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, यूके से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। हाँ, और आर्टिकल 414। हाँ ठीक है, आर्टिकल 14 में है, बढ़िया। और क्या कहता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ? और थोड़ा और बात, ठीक है, थोड़ी सी और बढ़ाओ, मध्यम मार्ग पे आ जाओ। अपवाद पे चले गए आप सीधे, बीच की स्थिति। हमने मध्यम मार्ग इसीलिए बोला। देखिए, अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसे डाइसी का लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि सभी जो व्यक्ति हैं वो कानून के समक्ष समान है। ठीक है ना, तो क्या है, सभी व्यक्ति जो है कानून के समक्ष समान है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। विधि का शासन यही कहता है, तो नो पर्सन सेल अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इनकी अवधारणा जो विधि का शासन है या कानून की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की जो बात कर रहे हैं, वो विधि का शासन इनसे प्रेरित है।
और उसे ब्रिटेन ने लिया और ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होके भारत के संविधान में लिया गया। आर्टिकल 14 में हम दो तरीके की चीजें बात करते हैं। तो आर्टिकल 14 जो हमारा है, यानी कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या सिखाता है? एक है आपका क्या, वेरी गुड, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है। और इक्वालिटी बिफोर द लॉ के अंतर्गत दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, और एक है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो विधि का शासन हमने ब्रिटेन से ले लिया और इसने क्या कहा कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन इसके अपवाद के रूप में राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, देशों के प्रमुख जो हैं, राष्ट्र प्रमुख, ये इसके एक्सेप्शन में आते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने आर्टिकल 14 के लिए लिया, वो लिया हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या विधियों का समान संरक्षण कहते हैं। और ये क्या कहता है, समान परिस्थितियों में समानता, इक्वालिटी इन इक्वल कंडीशन, इक्वालिटी इन इनइक्वल कंडीशन नहीं। तो समान परिस्थितियों में समानता की बात करते हैं, तो ये थोड़ा व्यवहारात्मक है। तो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कैसा, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधियों का समान संरक्षण कैसा है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो आप देखोगे कि यहाँ जो चीजें आ रही हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, अगर आप देखो राज्य के कर्तव्य, मतलब समानता की बात कर रहा है, मेरिट की बात कर रहा है, तो ये किनसे प्रेरित है? तो अगर आप देखेंगे ब्रिटेन में, यूएसए में जो चीजें ली गई हैं, वो कहीं ना कहीं किनके दर्शन से प्रेरित हैं, अरस्तु के दर्शन से प्रेरित हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना। व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि के शासन को महत्व दिया, क्योंकि विधि सबके प्रति समान व्यवहार करती है, इक्वल प्रोटेक्शन की बात करती है, इक्वल बिहेवियर की बात करती है। फिर मध्यम मार्ग, वही गोल्डन मीन का सिद्धांत है इनका। शासन में मिश्रित राज्य प्रणाली को महत्व दिया, धनिक और निर्धन दर के बीच एक समन्वय स्थापित करती है। तो एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है, इनके बीच में आप कोऑर्डिनेशन लाने की बात करेंगे। फिर सरकार के अंगों का निरूपण, तो सरकार के 3 अंगों, नीति निर्धारक, असेंबली, प्रशासकीय अधिकारी और न्यायिक अधिकारी को शामिल किया गया है इनके राज्य में। जनसंख्या, अरस्तु कहते हैं ना तो अत्यधिक जनसंख्या होनी चाहिए, ना बिल्कुल कम जनसंख्या होनी चाहिए। तो आदर्श राज्य में ना तो बहुत अधिक, क्योंकि कानून व्यवस्था में परेशानी होगी, ना बहुत कम कि राज्य की आवश्यकता की पूर्ति ना कर पाओ आप। ठीक है, को महत्व दिया। राज्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एरिया, तो राज्य क्षेत्र ऐसा हो जहां शत्रुओं का प्रवेश कठिन हो एवं व्यापारिक लाभ हेतु जल और थल दोनों मार्ग पहुंच रहे हो, क्योंकि तभी आप व्यापार कर पाएंगे। नागरिकता के संबंध में व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता को महत्व दिया। तो आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, क्या होता है कि यूनानी जो सभ्यता है, इससे प्रभावित जो देश हैं, आप देखिए उन सब में आपको पता है, भले हम कहें कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया है, लेकिन अगर आप सही से लोकतंत्र देखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको दिखाई देगा ब्रिटेन में। क्यों? क्योंकि क्या होता है, वहां पे हर एक व्यक्ति की बड़ी वैल्यू है। ये बड़ा आश्चर्यजनक पहलू है, भारत में नहीं है। आपको भले जो भी लगता हो, व्यवहारिक तथ्य में देखोगे तो आपने कई पॉलिटिशियन, कई लोगों के विचार सुने होंगे, हाँ इनका क्या है, ये तो जनता है, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो जहां वास्तव में डेमोक्रेसी है, तो वहां एक एक व्यक्ति की महत्ता होती है। तो क्या कह रहे हैं अरस्तु, नागरिकता या सिटीजनशिप के संबंध में व्यक्तियों की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता। तो भाई पॉलिटिक्स में अगर आप एक्टिव हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी है आपकी, तो मतलब है उस चीज का। आर्थिक व्यवस्था, तो प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को इनने स्वीकार नहीं किया, ध्यान रखना। प्लेटो साहब कह रहे थे राज्य वाले सिद्धांत में, बोले साम्यवादी व्यवस्था है, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, काम खत्म हो जाएगी। इनने बिल्कुल उसे नहीं स्वीकारा। अरस्तु ने कहा उत्पादन से प्राप्त लाभ का उपयोग सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। सब में बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। अब जो उत्पादन से लाभ हुआ है उसका उपयोग आप सामूहिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन आप साम्यवादी अगर बन जाएंगे तो आप तो संसाधनों का ही वितरण कर देंगे, और संसाधनों का वितरण जब सब में हो जाएगा तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी। अल्लाह ने अपने गुरुजी की बात को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और उसे व्यवहारिक बना दिया।
शिक्षा सभी नागरिकों या सिटीजन्स के लिए अनिवार्य और सार्वजनिक शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो आदर्श राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों का नैतिक कल्याण है। इस प्रकार अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो की तुलना में यथार्थवादी है। याद रखिएगा, रियलिज्म पर बेस्ड है। अनिवार्य शिक्षा, संतुलित जनसंख्या जैसे गुण इसे और भी प्रशंसनीय बना देते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से कि अरस्तु के आदर्श राज्य की अवधारणा में विधि की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। ठीक है, गोल्डन मीन या मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, सरकार के अंगों का निरूपण है, पॉपुलेशन या जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सिटीजनशिप नागरिकता की बात करते हैं, आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं और एजुकेशन की बात ये करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा और ये सरल है, इसमें कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति संबंधी विचार। तो राज्य की उत्पत्ति की हम बात करें तो पॉलिटिक्स में राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिए और उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में। अब राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति की बात करें तो पहली चीज, राज्य क्या करेगा? मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी भी बोला, ध्यान रखना। अब राज्य पे बात कर रहे हैं तो राजनीतिक बना दिया। तो मनुष्य को आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरों से सहायता लेनी पड़ती है। यही सहायता का आदान प्रदान उसे राज्य की मंजिल तक पहुंचाता है। क्योंकि ना अत्यधिक और ना कम जनसंख्या की क्यों बात कर रहे थे वो? बोले अत्यधिक जनसंख्या होगी तो शासन नहीं चला सकते, कम जनसंख्या होगी तो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि अगर सहायता है, आदान प्रदान मंजिल तक पहुंचाएगा ये। पारिवारिक संगठन, तो राज्य व्यक्तियों का समुदाय, कम्युनिटी ऑफ पर्सन है। मनुष्य के विकास की प्रथम मंजिल परिवार है। परिवार मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वाभाविक संस्था है। तो इन्होंने इसे फैमिली ऑर्गेनाइजेशन या पारिवारिक संगठन कहा है। फिर ग्राम पंचायतों का गठन, तो परिवार के पश्चात दूसरी मंजिल ग्राम है। ठीक है, पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए व्यक्ति ग्राम पंचायतों की सहायता चाहता है, साथ ही धार्मिक आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह दूसरे परिवार से सहयोग चाहता है। इस प्रकार मनुष्य का दायरा परिवार से बढ़कर ग्राम बन जाता है कि भाई हमें अब क्या है विशेषताएं। तो स्वाभाविक समुदाय है, आत्मनिर्भर संगठन है, स्वरूप जैविक है, राज्य मनुष्य से प्राथमिक है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना है जिससे वे अपना शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी कि बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकें। तो इन चीजों को अरस्तु ने अपने किस सिद्धांत में बिठा? राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति संबंध। देखो, राज्य का सिद्धांत अलग है, राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति का सिद्धांत अलग है। अगर दोनों को मिक्स किया तो फिर आप मध्यम मार्ग लिखाओगे, वो भी चलेगा। ठीक है, तो मिक्स नहीं करना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का। अच्छा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और थे, उन पे और बात कर लें, खत्म हो गया। ठीक है, एथेंस में जन्म हुआ था। 4 सद्गुण हमने आपको बता दिए, विवेक, न्याय, साहस और संयम। तो इनको ध्यान रखना, प्रूडेंस, जस्टिस, करेज और टेम्परेंस। विजडम मत लिख देना, भले प्रूडेंस का मतलब विजडम ही होता है, आपने विजडम लिखा नहीं कि प्लेटो हो जाएंगे। ठीक है, और पी से पी कनेक्ट किया तो पता चले और गलती होने की संभावना है। अरस्तु की रचना, हिस्ट्री ऑफ एनिमल, मेट्रोलॉजी, यूडेमस, याद रखिएगा, रेटोरिक, पोएटिक्स। अरस्तु के कल्याण, अच्छाई को प्रोत्साहन, सर्वोत्तम गुणों का विकास, दास्ता वाला हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, शिक्षा पढ़ चुके हैं। अच्छा, अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारण। तो अरस्तु कहते हैं कि अगर क्रांति होगी तो क्यों होगी? किसी का अपमान कर दो, करप्शन या भ्रष्टाचार करोगे, असमानता, क्योंकि राज्य का उद्देश्य या कार्य क्या था? समानता। ठीक है, अब असमानता करो, अन्याय करो, शासकों की निरंकुश नीति अगर होगी तो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ रूलर्स अगर है तो इस स्थिति में क्या होगा आपका? अब देखो, न्याय सिद्धांत याद है, तो एक आनुपातिक यानी विवरणात्मक न्याय की बात कर रहे थे वो, और दूसरे किसकी? संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय की बात करते हैं। तो न्याय सिद्धांत में 2 प्रकार के न्याय हैं। फिर न्याय सिद्धांत किस पर? अब सिद्धांत कौन से हैं? सद्गुण का है, 4 है सद्गुण। न्याय का सिद्धांत है, सामाजिक विचार है, राज्य की अवधारणा है। और सिद्धांत बताओ क्या पढ़े हमने? मध्यम मार्ग, गोल्डन मीन, इनको आपको ध्यान रखना है। अरस्तु को ग्रीक शिरोमणि कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने दर्शन, तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान और लिख दो जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान आदि विषयों पे सारगर्भित विचार जो है वो प्रस्तुत
किए हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रीक शिरोमणि के रूप में कहा जाता है। चार कारण जो हम अभी बीच में पढ़े थे सिद्धांतों में, उनको मैंने कहा था अभी थोड़ी सी और बात करेंगे, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। तो अरस्तु का मानना है कि क्यों प्रश्नों के उत्तर क्यों चार प्रकार के होते हैं, तो चार कारण कहा है। तो अरस्तु का कारणता सिद्धांत है बेसिकली, ये कॉज थ्योरी है ये। तो एक उन्होंने बताया है मटेरियल कॉज या भौतिक कारण, मामला परिवर्तन या आंदोलन का भौतिक कारण है कि भाई मामला जो है वो परिवर्तन का है, किसी आंदोलन का। एक उन्होंने फॉर्मल कॉज बताया, औपचारिक कारण, प्रपत्र परिवर्तन या आंदोलन का औपचारिक कारण हो सकता है। फिर उन्होंने एक क्या बोला है, प्रतिनिधि कॉज कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी इन्होंने इसको नाम दिया, गतिशील भी कहा इन्होंने। तो प्रतिनिधि किसी परिवर्तन या गति की कुशल, वही होता है ना कि आप गतिशील बनाए रखते हो किसी आंदोलन को, तो ये कारण है। और अंत में क्या होता है, अंतिम कारण। ठीक है, तो आपका ये कैसा है, एंड और पर्पज। तो एंड कॉज, फाइनल कॉज जिसे इन्होंने नाम दिया। तो अंत या उद्देश्य परिवर्तन का अंतिम कारण है। तो परिवर्तन के लिए इन्होंने किस तरीके से क्या कहा कि भाई किसी भी तरीके का अगर आपको परिवर्तन करना है तो एक भौतिक कारण होगा, ठीक है, एक औपचारिक फॉर्मल कॉज होगा, एक गतिशील कारण या रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कारण होगा, एक फाइनल कॉज या एंड कॉज या अंतिम कारण होगा। आपको चार यहाँ नाम लिखने थे जब अरस्तु के चार कारणों की बात की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग पता कहाँ गलती करते हैं इसमें कि चार सद्गुण लिख के आ जाते हैं, कारण वारण तो पढ़ते नहीं है, चार पढ़ते हैं और बस उसके बाद फिर तो हमने देखी। ठीक है, तो फिर वही जाग जाता है लोगों का विवेक, संयम, साहस। पानी फैल रहा है आई थिंक, हो जाने दो चलो। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं, सद्गुण आप बता चुके हैं अच्छे से। ठीक है, कारणता सिद्धांत, ये भौतिक, औपचारिक, निमित्त और अंतिम कारण बात कर चुके हैं, क्रांति के कारण हमने पढ़ ही लिए। ठीक है, बस इनके सद्गुण सिद्धांत की और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अरस्तु की नीति मीमांसा या सद्गुण सिद्धांत, ठीक है, मतलब एथिक्स की बात कर रहे हैं हम इनकी। तो अरस्तु की नीति मीमांसा को मानव जीवन का केंद्र मानते हुए सद्गुण को सर्वोत्तम जीवन का मार्ग बताया। तो सद्गुण वही वर्च्यू कौन कौन से, तो उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य सर्वोच्च आदम। अब सर्वोच्च आनंद का मतलब क्या है, तो इन्होंने इसे क्या नाम दिया, यूडेमोनिया, प्राप्त करना है। तो सद्गुणी जीवन जीने से संभव है। अब मतलब क्या, तो सद्गुण का स्वरूप मध्यम मार्ग में निहित है। अच्छा, सब एक दूसरे से समाहित होगा अगर आप देखोगे तो। सद्गुण का इन्होंने स्वरूप कैसा बोला, बोले गोल्डन मीन पे बात कर लो आप, मध्यम मार्ग में निहित है, अत्याधिक और न्यूनता का त्याग, ना तो बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, आप मध्यम मार्ग की बात करें। याद आ रहा है मध्यम मार्ग, यानी साहस जो कायरता और लापरवाही के बीच, उद्दंड था ना, उद्दंडी, उद्दंडता और कायरता के बीच में, तो ये जो लापरवाही है उद्दंडी तो है। तो कायरता, कॉवर्डनेस और उद्दंडता के बीच में या लापरवाही के बीच में साहस है, एक बात। दूसरी चीज, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की बात की, सही निर्णय लेने की क्षमता सद्गुण को अपनाने का आधार है। ठीक है, यानी विजडम हो गया ये एक तरीके से। विजडम यानी क्या, प्रूडेंस बोला था इन्होंने, तो ये हो जाता है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। एक स्वभाव और अभ्यास, सद्गुण स्वाभाविक नहीं बल्कि अभ्यास और शिक्षा से विकसित होता है। तो अगर आपको सद्गुण लाना है तो ये किससे आएगा, आपका स्वाभाविक नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा और शिक्षा से आएगा। तो अरस्तु की नीति मीमांसा नैतिकता को व्यवहारिक जीवन से जोड़ती है। उनका सद्गुण सिद्धांत आज भी नैतिक विकास और आत्म विकास के लिए प्रासंगिक है। अच्छा, मान लो आप भूल गए ये, तो आप सद्गुण याद रखिएगा, और सद्गुण की महत्ता आप अगर बता देंगे तो भी आप इसको आराम से लिख लेंगे अगर आपको कुछ भी याद ना आए इनके सद्गुण सिद्धांत नीति मीमांसा में। तो एक तो इन्होंने क्या कहा, मध्यम मार्ग की बात की, एक इन्होंने व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की बात की, एक इन्होंने स्वभाव और अभ्यास, सद्गुण स्वाभाविक नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा, अभ्यास और शिक्षा से सद्गुण को क्या कर सकते हैं, आप विकसित कर सकते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है।